नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए बिहार आर्ट एंड कल्चर को आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे बिहार की मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग मिथिला पेंटिंग के बारे में। इसी को हम लोग मधुबनी चित्रकला के रूप में भी जानते हैं। अगर वर्तमान में देखें, मधुबनी चित्रकला का जो उदय हुआ था यही नेपाल के तराई क्षेत्रों में यहाँ पे हुआ था। खासकर ये जो मधुबनी का क्षेत्र देख रहे हैं, इन्हीं सारे क्षेत्रों में हुआ था। इसकी इतिहास बहुत ही पुरानी है। माना जाता है कि रामायण काल से इस पेंटिंग को बनाया जा रहा था, लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि मिली 20वीं सदी में आके मिली और पूरी तरीके से इस पेंटिंग का वैश्वीकरण यहाँ पे हो चुका। वर्तमान में देखेंगे आप तो चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हो, पूरे नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस पेंटिंग की डिमांड बढ़ रही है, इस पेंटिंग में बहुत अधिक मॉडर्निटी को भी यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया है। और ये पेंटिंग यकीन मानिए कि आप भी इस पेंटिंग से ठीक है पूरी तरीके से वाकिफ़ होंगे। बचपन से देखते होंगे कि आपके ठीक है घरों में, खासकर वैवाहिक कार्यक्रम में हो गया या फिर धार्मिक क्रियाकलाप के समय अलग अलग ठीक है चित्र को यहाँ पे बनाया जाता है। चाहे वो स्वास्तिक का पाठ ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत सारे पशु पक्षियों का ही अंकन क्यों ना हो। तो पूरी तरीके से ये मधुबनी चित्रकला है ठीक है, बिहार हो गया या फिर आपको ठीक है भारत के अन्य हिस्सों में इसकी पृष्ठभूमि देखने के लिए मिल जाएगी। अब इतना इम्पोर्टेंट अगर ये चित्रकला है तो बीपीएससी के द्वारा यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी यहाँ पे संभावना होती है। इसीलिए जितना भी यहाँ से ठीक है प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, उन सारे ही डायमेंशन को हम लोग बारी बारी से कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं हेडिंग डालता हूँ, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी या इसी को मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, तो देखिए इस पृष्ठभूमि में आपको पूरा का पूरा जानने के लिए मिलेगा इसका इतिहास। ऐतिहासिक गतिविधियों को आपको जानने के लिए मिलेगा कि आखिर ये पेंटिंग इतने पुराने समय से जब हमारे समाज में प्रचलित था, तो आखिरकार आके इसको 20वीं सदी में प्रसिद्धि कैसे मिली। क्या बीच में इसकी एक्टिविटी नहीं थी या पूरी तरीके से गुम हो चुका था। ऐसे चीज़ों को आपको जानने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको समझने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से इस पेंटिंग की जो डिमांड है या फिर वैश्विक स्तर पे कैसे ये पेंटिंग पॉपुलर होते गया। उसके बाद इसमें कुछ प्रकार है कि आखिर इस पेंटिंग को किस प्रकार से यहाँ पे ठीक है बनाया जाता है। तो इसका जो देखिए जो निर्माण जो प्रक्रिया है अलग अलग ठीक है वस्तुओं में कह सकते हैं, अलग अलग आकार में अलग अलग जगहों पे यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो इसका ठीक है प्रकार है, भित्ति चित्र दीवारों पे बनाया जाता है। वैसे ही यहाँ पे होता है पट्टचित्र। पट्टचित्र आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक दीवारों पे टांगने वाली जो तस्वीर होती है उसके रूप में भी बनाया जाता है। उसके बाद इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पे अरियन। अरियन से आप लोग बखूबी परिचित होंगे। इसी को ठीक है अगर हम सिंपल भाषा में रंगोली बोल लें, जो आंगन या चौखट में बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो भी इसका टाइप से हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी विशेषताओं को लेके कि आखिर इसकी विशेषताएं हैं क्या है ठीक है, किस प्रकार से ठीक बनाया जाता है, इसको कौन कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है। इन सारी विशेषताओं को हम लोग सूक्ष्मता से निरीक्षण करने का प्रयास करेंगे। अब इतनी बड़ी पेंटिंग है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कुछ न कुछ यहाँ पे कलाकार होंगे। प्रमुख कलाकारों का इसमें नाम आएगा। और बड़े मज़े की बात कि इस पितृसत्तात्मक समाज के दौर में देखेंगे तो यहाँ पे एक मातृसत्तात्मक प्रभाव इस मधुबनी चित्रकला में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसीलिए प्रमुख कलाकार में अगर अधिकतर जो कलाकार होंगे इसमें महिलाएं इसमें शामिल होंगी। महिलाएं शामिल होंगी तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्तमान में तो नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा रूप इस चित्रकला के माध्यम से आपको दिखाई भी देगा, या फिर प्रमुख कलाकारों के योगदान के रूप में भी आप समझ सकते हैं। फाइनली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके कुछ निष्कर्ष की, ठीक है, कि इसका वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका समीक्षा आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बारी बारी से आइए इन सारे ही बिंदुओं को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि 38 नंबर का जो सवाल पूछा जाएगा शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाएगा, जो कि आर्ट एंड कल्चर
और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से होगा। अब आर्ट एंड कल्चर में हो सकता है कि ठीक है मधुबनी चित्रकला का विशेषता सिर्फ पूछ दे, या फिर इसका सिर्फ यहाँ पे प्रकार पूछ ले, या फिर मुख्य कलाकार पूछ ले। तो आपको हर एक जगह हर तरीके से आपको तैयार रहना होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि की। ध्यान रखिएगा, इसकी पृष्ठभूमि की, पृष्ठभूमि या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य। इसका पूरा पूरा हम लोग इतिहास जानने की आज कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे इसका उदय हुआ। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत रामायण से मानी जाती है। शुरुआत रामायण से मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि जब राम और सीता का विवाह, ठीक है, जब होने वाला था, तो जब अयोध्या से यहाँ पे बारात निकल पड़ी, तो वहाँ के शासक, जो मिथिला के जो शासक थे राजा जनक, उनको चिंता हुई कि हमारा जो नगरी है इस तरीके से सज धज जाना चाहिए ताकि जो भी बाराती लोग आए, अयोध्या के लोग आए, उनको हमारी इस मिथिला की संस्कृति के बारे में पता चले कि कितना बेहतरीन यहाँ पे, ठीक है, संस्कृति मौजूद है। तो इसीलिए राजा जनक के द्वारा यह बोला गया, ठीक है, कि हर घर के जो लोग हैं, ठीक है, हर घर के लोग अपना पूरा घरों की पूरी तरीके से क्या कर लें, सजावट कर लें। और इस सजावट का जो काम है, जैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि महिलाओं को ही यहाँ पे शुरू से देखेंगे साज सज्जा का कार्य यहाँ पे महिलाएं ही करती आ रही है उस समय। तो महिलाओं ने सोचा कि भाई राजा साहब बोल रहे हैं सजावट करने के लिए, इसीलिए महिलाओं ने, ठीक है, पूरी तरीके से अपना घर का पेंटिंग करना शुरू कर दिया। राजा ने बोला कि किसी भी विषय वस्तु को बना के, ठीक है, तुम घर का पेंटिंग करो। तो महिलाओं ने सोचा कि भाई वैवाहिक कार्यक्रम है तो विवाह से संबंधित चीज़ों को ही इसमें शामिल किया जाए। इसीलिए महिलाओं के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मछली का चित्र हो गया। मछली के चित्र के साथ साथ यहाँ पे प्रकृति का जो भी पेड़ पौधे था उसको, या फिर देवी देवताओं के चित्रों का यहाँ पे अंकन किया गया। देवी देवताओं के चित्रों का अंकन किया गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से एक शाही आदेश के रूप में इसे आप समझ सकते हैं। राम सीता विवाह के दौरान शाही आदेश के रूप में। अब यहीं से माना जाता है कि धीरे धीरे ये शुरू हो गई, और आज भी कहीं न कहीं ये जो, ठीक है, मिथिला जो पेंटिंग है हमारे समाज में मूल रूप से देखा जाए तो मौजूद है। आज भी जब किसी के घरों में शादी होती है, धार्मिक, ठीक है, क्रियाकलाप होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो इस प्रकार की कलाकृतियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन इसका जो पहला जो साक्ष्य जो हमें मिलता है, पहला जो साक्ष्य मिलता है, एक बेहद ही फेमस कवि है जिनका नाम है यहाँ पे विद्यापति। याद होगा, विद्यापति लगभग उसी, ठीक है, भक्ति आंदोलन के दौर पे ही ये, ठीक है, पैदा हुए थे मिथिला के क्षेत्रों में 14वीं से 15वीं सदी के आसपास। ठीक है, इनको मैथिली का कोयल भी बोला जाता है। इसी विद्यापति के द्वारा एक चीज़ का रचना किया गया था जिसका नाम था कीर्तियाका। कीर्तियाका, इसी कीर्तियाका में शुरुआत में इस मिथिला पेंटिंग का जिक्र मिलता है, इस मधुबनी पेंटिंग का जिक्र मिलता है। ठीक है, इसको अब आगे जो ले जाने का जो श्रेय दिया जाता है वहाँ की महिलाओं को, आगे ले जाने का श्रेय उन ग्रामीण महिलाओं को दिया जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर मात्रा में देखेंगे तो जो भी गांव की जो महिलाएं थी, ठीक है, अलग अलग माध्यम से इसका निर्माण किया करती थी। होता है ना, मैंने घरों को सजाना, ठीक है, आंगन चौखट को सजाना, या जो भी धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा है, कोई पर्व त्यौहार आ रहा है उसके अवसर पे सजाना। जैसे आज भी दिवाली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दिवाली में लोग रंगोली वगैरह सब बनाते हैं। तो ये सारा जो काम करती थी वहाँ की महिलाएं करती थी। शुरुआत में देखेंगे तो इस कला पे किसी, ठीक है, जाति विशेष का यहाँ पे अधिकार हुआ करता था। जैसे इसमें ब्राह्मण महिलाएं सबसे अधिक पार्टिसिपेट करती थी, कायस्थ महिलाएं भी इसमें अधिक पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे इस चित्रकला को प्रसिद्धि मिलती गई, खासकर 70 के दशक के बाद से देखेंगे, 70 के दशक के बाद से, 70 मतलब 1970 होगा, 1970 के दशक के बाद से देखेंगे तो इसमें निचली जाति की महिलाएं भी पूरी तरीके से शामिल हो गई। निचली जाति की महिलाएं, या फिर इसमें हम लोग दलितों की बात करें, दलित महिलाएं इसमें शामिल होते चली गई। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो अब इस मिथिला पेंटिंग को एक व्यावसायिक आधार मिल चुका होता। ठीक है, व्यावसायिक आधार मिल चुका था। ठीक है, तो इसीलिए तेज़ी से यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं शामिल इसमें होने लगी। लेकिन अब चूंकि इसका व्यावसायिक आधार मिलने से देखेंगे तो ये पेंटिंग
न सिर्फ महिलाओं तक सीमित रहा बल्कि इसमें बहुत सारे पुरुष भी अब पार्टिसिपेट करने लगे। पुरुषों के भी भागीदारी यहाँ पे पूरी तरीके से बढ़ने लग गई। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे हम लोग बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ख्याति जो मिली इस पेंटिंग को, ध्यान रखिएगा, इस पेंटिंग को जो ख्याति मिली अंग्रेज़ों के द्वारा मिली। एक ट्रेजेडी है। कभी कभी इतिहास में बोला जाता है कि कुछ बुरे काम भी अच्छे परिणाम दे जाते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग बात करें एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की। तो 1934 के दशक में देखेंगे तो बिहार में मिथिला के क्षेत्रों में बहुत बड़ा यहाँ पे, ठीक है, हाई इंटेंसिटी का, ठीक है, भूकंप यहाँ पे आया हुआ था। बहुत सारे इमारत हो गया, जो भी घर थे मिट्टी के बने हुए घर यहाँ पे गिर गए थे। तो चूंकि उन सारे ही क्षेत्रों में देखेंगे तो, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का यहाँ पे कंट्रोल हुआ करता था। तो वहीं से एक शासक को, ठीक है, एक शासक नहीं कहेंगे, एक ऑफिसर को भेजा गया, एक ऑफिसर को भेजा गया जिसका नाम था विलियम आर्चर। विलियम आर्चर को यहाँ पे भेजा गया कि जाओ जाके रिव्यू करो कि कितना, ठीक है, होता है ना कि कितना जन माल की यहाँ पे क्षति हुई है। तो विलियम गया और उन मलबों में दबा हुआ एक, ठीक है, उसको कुछ पेंटिंग दिखाई दिया जो दीवारों में बनाया जाता था। तो उस पेंटिंग को देख के इसको बड़ा आश्चर्य हो गया। वो पूरी तरीके से जो विदेशों में जो होता है ना पिकासा की पेंटिंग, उससे कंपेरिजन करने लगा कि भाई ये इतना शानदार पेंटिंग यहाँ पे कैसे दबा हुआ है। लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये तो यहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। तो उस पेंटिंग को, ठीक है, या फिर दीवारों में जब दबा हुआ था तो उसका वो फ़ोटो लो गया, फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में उसका फ़ोटो ले गया। और आगे चल के देखेंगे तो 1949 में, ठीक है, एक एडिटोरियल, मार्ग नाम का एक एडिटोरियल लिखेगा और यही एडिटोरियल उसका तेज़ी से फैला। विदेशों में खासकर लोगों ने जानना शुरू कर दिया कि भारत में कोई, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग यहाँ पे होता है। 1942 के ही दौर में इसी का योगदान है, विलियम आर्चर का ही। 1942 में देखेंगे तो इस पेंटिंग को लंदन आर्ट गैलरी में प्रकाशित किया गया। लंदन आर्ट गैलरी में भी इसको प्रकाशित किया गया। आप देखेंगे ना, लंदन आर्ट गैलरी पूरी तरीके से यहाँ पे एक ग्लोबलाइजेशन के रूप में समझ सकते हैं। जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी भी पेंटिंग को रखा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके बारे में लोग जानेंगे कि भाई कहाँ बनाया जा रहा है, इसको कैसे बनाया जाता है, किन किन लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो इन सारे ही बातों से देखेंगे तो कहीं न कहीं आप इसको ख्याति मिलती हुई आपको नज़र आएगी। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग, ठीक है, अगर नज़र डालें 1955-56 के दौर में, तो फिर से यहाँ पे बिहार में एक ट्रेजेडी हो गई 1955-56 में। और ये ट्रेजेडी फिर से इस मिथिला पेंटिंग को पूरी तरीके से, ठीक है, एक वैश्वीकरण के रूप में समझ सकते हैं या फिर एक कमर्शियल एरा के रूप में यहाँ पे लेके जाएगा। तो 1955-56 में क्या होगा यहाँ पे, तो अकाल पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अकाल पड़ेगा। अब अकाल आप समझ ही रहे हैं, बिहार में कितने सारे लोग इसमें मारे जाते हैं, रोजगार, ठीक है, छीन जाता है पूरी तरीके से, आजीविका का साधन ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अकाल के दरमियान यहाँ पे फिर से एक, ठीक है, एक ट्रेजेडी हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ट्रेजेडी तो चूँकि अकाल है ही, लेकिन ठीक है, इसमें कुछ गतिविधियों का आपको शामिल करना है। उस समय देखेंगे तो ऑल इंडिया, ठीक है, मुंबई में इसका, ठीक है, बोर्ड हुआ करता था, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ठीक है। इसके निदेशक को जैसे पता चला कि बिहार में अकाल आया हुआ है तो इसने उस अकाल को रिव्यू करने के लिए भेजा कि जाओ वहाँ पे, चूँकि है ना यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, इसका संबंध है कि वहाँ पे जो भी हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, जो भी चित्रकला बनाया जा रहा था उसकी स्थिति क्या है। तो उसमें भेजा गया एक मुंबई के कलाकार थे जिसका नाम था भास्कर कुलकर्णी। ध्यान रखिएगा, भास्कर कुलकर्णी को भेजा गया। अब यही भास्कर कुलकर्णी जब आके देखा तो भैया काल में अब उसको क्या दिखाई देगा, ठीक है, महिलाएं परेशान थी। तो यहाँ पे इसी भास्कर कुलकर्णी के द्वारा, ठीक है, महिलाओं को सजेस्ट किया गया कि तुम लोग अपना आजीविका का जो स्रोत है मधुबनी चित्रकला को क्यों नहीं बना लेती। महिलाओं ने बोला कि इस चित्रकला को बनाने के लिए हम लोग दीवारों में बनाते हैं या फिर खादी के कपड़ों में बनाते हैं, जो कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर अब इसमें, ठीक है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैसे किया जा सकता है। फिर उसने सजेस्ट किया कि देखो अब इसको तुम लोगों को, ठीक है, कागज़ में भी बनाना शुरू करना है। ध्यान रखिएगा, कागज़ में। तो यहीं से
अब इस पेंटिंग को कागज़ में भी पूरी तरीके से बनाया जाने लगा, एक कैनवास के स्तर पे कागज़ पे, ठीक है, बनाया जाने लगा। और कागज़ पे जब बनाया जाने लगा तो धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तेज़ी से अधिक लोगों तक फैलना शुरू हुआ। और इसी कागज़ से व्यवसाय तक देखेंगे तो इसको, ठीक है, पूरी तरीके से एक मार्केट मिल गया इस चित्रकला को, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख पा रहे हैं ना कैसे यहाँ पे ट्रेजेडी जो है कहीं न कहीं इस मिथिला चित्रकला को, मधुबनी चित्रकला को आगे लेके जा रहा है। फिर देखेंगे तो 1967 के समय जब इसको थोड़ा प्रसिद्धि मिलना शुरू हो गया तो 1967 में इस पेंटिंग को दिल्ली में प्रकाशित किया गया, दिल्ली में प्रकाशित किया गया। अब दिल्ली में प्रकाशित होने से अब सोचेंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रसिद्धि मिल चुका था, फिर से, ठीक है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे इसको, ठीक है, छाने का मौका मिल गया। आगे चल के यहाँ पे देखेंगे 1970 के आसपास, ध्यान रखिएगा 1970 के आसपास एक गांव है, ठीक है, मधुबनी का गांव है रांथी, ध्यान रखिएगा रांथी। वहीं की एक महिला है जगदम्बा देवी, जगदम्बा देवी। इस जगदम्बा देवी को ध्यान रखिएगा पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पे दिया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार यहाँ पे मिल गया। अब एक किसी कला विशेष के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिलना उस समय बहुत ही टफ काम था। और जैसे ही जब इनको पुरस्कार मिला तो धीरे धीरे देखेंगे तो मधुबनी चित्रकला की ख्याति और अधिक यहाँ पे बढ़ने लग गई। जब ऐसे ख्याति बढ़ रही है, व्यवसायीकरण इसका हो चुका है, तो मार्केट में कुछ यहाँ पे, ठीक है, प्लेयर भी आएंगे। जैसे इसमें कुछ स्कॉलर है, देखेंगे आप लोग 1977 के दशक में ये दो नाम है मोजर, एक का नाम है मोजर और दूसरा का नाम है यहाँ पे रेमंड ली ओवेंस, रेमंड ली ओवेंस। इन लोगों के द्वारा इस चित्रकारी को, इस पेंटिंग को सपोर्ट यहाँ पे किया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया कि चलो भाई पैसा हम लगाते हैं, ठीक है, एक इसका ऑफिस वगैरह खोला जाए संस्थान के रूप में और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसको खोला गया यहाँ पे जितबारपुर गांव में, जितबारपुर गांव में। चूँकि वो जितबारपुर गांव बहुत फेमस था, इसी जितबारपुर गांव से सीता देवी भी, ठीक है, बिलोंग करती थी, सीता देवी। आगे चल के इनको भी देखेंगे तो पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा, बिहार रत्न मिलेगा, ठीक है। तो सीता देवी, ध्यान रखिएगा सीता देवी। तो जितबारपुर गांव में यहाँ पे एक क्राफ्ट यहाँ पे खोला गया, ध्यान रखिएगा क्राफ्ट, हाथों से जो बनाया जाता है ना छोटा छोटा, ठीक है, वही होता है क्राफ्ट, जिसका नाम था मास्टर क्राफ्ट मेन एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, मिथिला, मिथिला, ठीक है, मधुबनी में यहाँ पे इसको खोला गया। अब यहाँ से देखेंगे ना तो ये पूरी तरीके से ये जो चित्रकला है मधुबनी का हब बन गया, मधुबनी का हब बन गया। अब हब कैसे बनेगा, तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जितना अधिक डिमांड होगा, सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को, कलाकारों को इसमें लगाया गया, ठीक है। इसकी डिमांड बढ़ते गई और आज बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल लेवल तक, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ पे पहुँच चुकी है। बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वे भी इस पेंटिंग को, ठीक है, जगह जगह हर एक घरों पे पहुँचाने का कार्य भी कर रही है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रमुख अगर हम लोग क्षेत्रों की बात करें, उस समय कौन कौन सा क्षेत्र था, और उस समय नहीं आज भी है, चूँकि इसको GI टैग भी मिल चुका है 2007 में। तो प्रमुख क्षेत्र में जैसे मधुबनी, इसमें प्राइमरी क्षेत्र है, मधुबनी हो जाएगा, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, सब एक कोसी का क्षेत्र है। सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी और वर्तमान में आपको, ठीक है, नेपाल में, क्योंकि जो भी सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे पेंटिंग आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी, ठीक है। तो सारा का सारा एरिया है यहाँ पे आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेलवे स्टेशन को लेके। अब आप लोगों को ध्यान, ठीक है, आ रहा होगा कि रेलवे स्टेशन में अगर हम लोग बात करें तो कई सारे रेलवे स्टेशन को इस मधुबनी चित्रकला से रंग दिया गया है। जैसे इसमें सबसे पहले पटना का नाम आता है,
दरभंगा का नाम आ जाएगा। इसके अलावा खुद जो मधुबनी जो रेलवे स्टेशन है इसको देखेंगे तो पूरी तरीके से मधुबनी चित्रकला से रंग दिया गया है और इतना सुंदर लगता है। पटना स्टेशन में आप लोग गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको, ठीक है, दिखाई देगा। इतना अट्रैक्टिव लगता है ये मधुबनी चित्रकला। माना जाता है कि इन सारी ही गतिविधियों को करने के लिए एक टीम थी, 225 लोगों की टीम थी, जिसमें 80% से अधिक इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला कार्यरत थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, मतलब माना जाता है ना, एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका था बिल्कुल, ठीक है, स्वनिर्मित था, ठीक है, यहाँ पे इस टीम के द्वारा जो पूरी तरीके से, ठीक है, बनाया गया। तो काफ़ी ये फेमस हुआ। अब देखेंगे तो आगे चल के फिर से रेलवे कोच में जो भी, ठीक है, ट्रेन है, रेलवे कोच में कई सारे रेलवे, ठीक है, ट्रेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें एक, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, जनसंपर्क क्रांति, जनसंपर्क क्रांति पूरी तरीके से हर एक बोगी को मिथिला पेंटिंग से यहाँ पे रंग दिया गया। अब जो भी बाहर के विदेशी लोग आ रहे हैं, सैलानी लोग आ रहे हैं पर्यटक के रूप में, तो देख रहे हैं कि भाई इतना शानदार है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में भी आपको कुछ कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। इस पेंटिंग को यहाँ पे जब बनाया गया है तो इसमें सबसे जो नंबर 1 आता है जापान को लेके, पर्यटक के रूप में आता है यहाँ पे जापान को लेके। जापानियों को ये पेंटिंग इतना अधिक भाया कि ये ले गया, ठीक है, यहाँ के कलाकारों के, भाई हमारे यहाँ भी आके ट्रेनों में, ठीक है, जो भी ट्रेन है हमारे यहाँ चलती है उसमें भी रंगाई पुताई करो। तो जापानियों ने, ठीक है, इस कला को, ठीक है, सब कहाँ ले गया, मधुबनी ले गया, ध्यान रखिएगा, सॉरी, ठीक है, जापान ले गया, कलाकारों को भी बुलाया सब। और माना जाता है कि जापान में ही एक आपको मिथिला संग्रहालय देखने के लिए मिल जाएगा। मिथिला संग्रहालय, म्यूजियम होता है ना, संग्रहालय आपको देखने के लिए मिल जाएगा निगाटा प्रांत में, जापान के निगाटा प्रांत में, ठीक है, टोकामाची पहाड़ियों में स्थित है। टोकामाची पहाड़ी जापान में, निगाटा प्रांत टोकामाची पहाड़ियों में इसको बनाया गया है। अब मामला इतना ही नहीं है, अगर आप लोग SBI का डेबिट कार्ड यूज करते होंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा मधुबनी पेंटिंग का, ठीक है, पूरी तरीके से निर्माण कराया गया है, बहुत शानदार आपको दिखता है, ठीक है। कुल मिला के इसकी जो वैश्विक डिमांड इतनी अधिक हो गई है वर्तमान में, वैश्विक डिमांड इसकी पूरी तरीके से यहाँ पे बढ़ चुकी है, जिसके वजह से डिमांड एंड सप्लाई का खेल शुरू हो गया है। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन का सहारा लिया गया है। ऑनलाइन भी इस पेंटिंग को अधिक से अधिक, ठीक है, बेचा जा रहा है। बहुत ही देखेंगे, ठीक है, तो मुँह मांगी दामों पे अधिक से अधिक प्राइस, समझ रहे हैं ना, इसको बेचा जाता है, मुँह मांगी दामों पे इसको बेचा जाता है। और इसके लिए बिहार सरकार ने भी कुछ हद तक अच्छा काम किया है। बिहार सरकारों ने इन कलाकारों को, जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, इनको पूरी तरीके से मोरली सपोर्ट हो गया, फाइनेंशियली सपोर्ट भी दिया हुआ है। अब जब बात आती है फाइनेंशियली सपोर्ट की, बात आती है कलाकारों की, तो इसमें अधिकतर जो कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा, वो कौन है, फीमेल है, यहाँ पे महिला ही है। तो इन महिलाओं को, ठीक है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है। इनकी जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है बहुत अच्छी हो चुकी है। कई सारी महिलाओं की आजीविका के साधन इनको आसानी से मिल रहा है। कुल मिला के नारी सशक्तिकरण को लेके बहुत एक अच्छा प्रयास किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार के द्वारा। और उसमें जब बात आती है नीतीश कुमार की, तो नारी सशक्तिकरण को लेके देखेंगे, ठीक है, नीतीश कुमार के द्वारा एक बचपन से लेके, ठीक है, जो भी मतलब जितना फैसिलिटी दिया जा सके, स्कूल से लेके, ठीक है, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय तक, हर प्रकार से नीतीश कुमार, ठीक है, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए, ठीक है, नज़र आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो 2003 के आसपास आप देखेंगे, 2003 के आसपास में, ठीक है, तो मिथिला में ही एक कला विद्यालय संस्थान खोला है, कला विद्यालय संस्थान खोला गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य इसका यही था। इन सारी चीज़ों को आपको बताना है कि क्यों इसकी प्रासंगिकता अधिक यहाँ पे बढ़ते जा रही है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। प्रकार को ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो 3 टाइप का मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। सबसे पहले था यहाँ पे भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। उसके बाद होता है पट्ट चित्र, पट्ट चित्र होता है ना, पट्ट करके दीवारों पे टांगना, ठीक है, तो वही होता है पट्ट चित्र, जिसको दीवारों पे टांगा जा सके।
और तीसरा होता है यहाँ पे आर्यन। आर्यन का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे, ठीक है, रंगोली के रूप में इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन रंगोली भी अलग अलग टाइम पे, ठीक है, अलग अलग क्रियाकलाप पे अलग अलग टाइप का इसको बनाया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं भित्ति चित्र। भित्ति मतलब क्या होता है, दीवारों को सजाने के लिए। अब दीवारों को जब सजाया जाएगा तो अलग अलग समय पे, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से सजाया जाएगा। जैसे कि अगर कोई धार्मिक, ठीक है, क्रियाकलाप हो रहा है तो धर्म से रिलेटेड चीज़ों को लगाया जाएगा। जैसे कि धार्मिक क्रियाकलाप के लिए होता है, एक होता है गोसनी पूजा। गोसनी पूजा धार्मिक क्रियाकलाप के लिए, ठीक है, रिलीजन से इसका, ठीक है, संबंधित होता है। अब इसमें पूरी तरीके से देखेंगे ना तो धार्मिक चित्रों को ही दीवारों पे बनाया जाता है। अब धार्मिक चित्र में जैसे कि दुर्गा हो गया, ठीक है, दुर्गा के साथ साथ जितने भी पेयर वाले, जोड़े वाले, ठीक है, जो देवी देवता हैं, जो आराध्य देव हैं, जैसे कि राधा कृष्ण हो जाएगा, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ राधा कृष्ण, या फिर शिव पार्वती। इसके अलावा, ठीक है, सरस्वती का चित्र हो जाएगा, दशावतार का चित्र हो जाएगा। इन सब की जो चित्र है दीवारों पे बनाई जाती है गोसनी पूजा के समय। एक होता है यहाँ पे कोहबर होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोहबर, कोहबर का संबंध वैवाहिक क्रियाकलाप से है, खासकर जब, ठीक है, नवविवाहित जोड़े को एक कमरे में जब प्रवेश के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, कि उस कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सजाया जाता है। तो कोहबर में देखेंगे तो जो भी यहाँ पे दीवार हो गया, कोने कोने तक, माने घर को पूरी तरीके से सजा दिया जाता है, फिर उसमें, ठीक है, नव दंपति को प्रवेश दिया जाता है, तो वही होता है कोहबर। अब इसमें क्या किया जाता है, जो भी इमेज बनाया जाता है कामुक प्रवृत्ति के, कामुक प्रवृत्ति के। अब जब बात आती है कामुकता की तो इसमें देखेंगे, ठीक है, तो कामदेव का नाम आएगा ही आएगा, कामदेव। रीति का नाम आएगा, रीति या रति भी बोला जाता है। इसके अलावा यक्षिणियों का भी नाम आएगा, यक्षिणियों का। यक्ष और यक्षिणी मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, ठीक है, कि जब मौर्य काल में बनाया जा रहा था तो इसमें यक्षिणी का भी नाम, ठीक है, आएगा ही आएगा। सुंदर तरीके से इनको बनाया जाता था। तीसरा इसका पोर्शन होता है घर की बाहर की सजावट के लिए, घर की बाहर की सजावट के लिए। घर की बाहर की सजावट कैसे करते हैं, तो इसमें पशु और पक्षियों का अंकन किया जाता है, पशु और पक्षियों का अंकन किया जाता है। अब इन पशु और पक्षियों का जो अंकन है उसका कुछ न कुछ सिंबॉलिक मतलब है। जैसे कि अगर ये लोग, ठीक है, सिंह को बना रहा है, सिंह की, ठीक है, अगर उसमें, ठीक है, मतलब जो भी पेंटिंग बनाया जा रहा है तो शक्ति का प्रतीक है। ये सारे ही एग्जामों में, ठीक है, लिखना होता है। इसके अलावा अगर घोड़ा को चित्र बन रहा है, घोड़ा का, तो ये ऐश्वर्य का प्रतीक है, ऐश्वर्य का। वैसे ही अगर हाथी का चित्र बन रहा है तो ये गर्भावस्था का प्रतीक है। वैसे ही यहाँ पे सर्प हो गया, ठीक है, इधर मेंशन कर देता हूँ, सर्प का चित्र बन रहा है तो ये उत्थान का प्रतीक है। वैसे ही यहाँ पे मयूर है तो शांति का प्रतीक है, ठीक है। और सूर्य और चंद्र है, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, सूर्य और चंद्र है तो दीर्घायु की अर्थात, ठीक है, उम्र क्या होगी, अधिक होगी, दीर्घायु की, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा भित्ति चित्र से संबंधित। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग पट्ट चित्र की। पट्ट चित्र का मतलब समझ रहे हैं ना, लघु चित्र के रूप में इसे आप समझ सकते हैं। कमरों को सजावट के लिए, कमरों की, ठीक है, सजावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो शुरुआती तौर पे देखेंगे तो खादी पे बनाया जाता था, खादी, खादी का जो कपड़ा होता है शुरुआत में खादी पर, ठीक है, या फिर जो होता है ना जूट से बना हुआ देखते होंगे, जो बोरा होती है, बोरियों में, उसमें भी आपको इसका निर्माण देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। बाद में इसको कागज़ पर बनाया गया, कागज़ पर, उसके बाद से ही इसका व्यवसायीकरण शुरू हो गया। अब इसकी जो निर्माण प्रक्रिया के आप लोग बारे में जान लें कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से इसमें बनाया जाता है। तो इसमें देखेंगे तो माचिस की तिल्ली का लोग प्रयोग करता है, माचिस की छोटी छोटी तिल्ली, ठीक है। बांस का प्रयोग किया जाता है, बांस में छोटा छोटा जो बांस की कमची बनाया जाता है उसमें कपड़ा लपेटा जाता है,
कपड़ा लपेटा जाता है। जो भी इसमें रंग है अधिकतर देखेंगे तो इसमें चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि दूर से ही दिख जाए, ठीक है, चटक रंगों का प्रयोग। और इसमें जो विषय वस्तु होता है, किन किन चीज़ों का चित्र बनाया जाता है, तो इसमें खासकर पौराणिक कथाओं से संबंधित जो भी देव देवताओं का अंकन है, ठीक है, पौराणिक कथाओं से संबंधित, ठीक है, इसमें चित्रों को बनाया जाता है। अब उसके बाद लास्ट में है यहाँ पे अरियन, ठीक है, लास्ट में हो जाएगा अरियन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा अरियन। इसको अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि अगर पर्व त्यौहार है तो पर्व त्यौहार के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर विवाह हो रहा है तो देखते होंगे कि पंडित जी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, चावल के दाने रख रख के, ठीक है, अपने दामाद को पूजने के लिए बनाया जाता है, तो उसमें भी देखेंगे तो अरियन बनाया ही जाता है, ठीक है। तो समझना है आपको, अरियन हो गया, पर्व त्यौहार हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग विवाह की बात कर लें, विवाह वैवाहिक संबंध जब होता है, ठीक है। पर्व त्यौहार में जैसे दिवाली का ही बहुत बड़ा, ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। बिहार में तो छठ भी है, छठ में जब कोसी वगैरह जब भरा जाता है तो उसमें भी इस अरियन को बनाया जाता है। तीसरे नंबर पे हो जाएगा उपनयन संस्कार। हालांकि अब उपनयन संस्कार, ठीक है, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण धर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जब जनेऊ धारण किया जाता है उस समय भी इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसी अरियन का अलग अलग नाम है, रंगोली। इसके अलावा इसको अल्पना के नाम से भी जाना जाता है, अल्पना, ठीक है, या इसको चौकट के नाम से भी जाना जाता है, अल्पना या फिर चौकट के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसको अलाग बोला जाता है, बंगाल में इसको अलाग, ठीक है, बोला जाता है। अब इसमें जो प्रतीकात्मक जो अर्थ होता है, ठीक है, इसकी जो विषय वस्तु के रूप में आप समझ सकते हैं। जो भी पुराण है इसमें भी पुराणों से संबंधित चीज़ों को बनाया जाता है। पुराण हो गया, 18 पुराण है ना, पुराण हो गया, शास्त्र हो गया, उन सारे ही, ठीक है, चीज़ों को इसमें बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, तो इसमें जो चावल होता है, चावल के दानों को पीसा जाता है या फिर उसको कलर किया जाता है, ठीक है, कलरफुल यहाँ पे बना लिया जाता है। इसको 5 श्रेणी में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, 5 श्रेणी में इसको अलग अलग तरीके से, ठीक है, बनाया जाता है। 5 श्रेणी में जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 हो जाता है मानव और पशु पक्षियों का चित्र, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ह्यूमन प्लस एनिमल, ठीक है, इनको मिला के पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे चित्र बनाया जाता है। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे फ्लावर हो गया, फूल या पेड़ पौधा, इनका चित्र। तीसरा है यहाँ पे तार्किक प्रतीकों को दिखाते हुए, तार्किक प्रतीकों को, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई तार्किक प्रतीक के रूप में किसी भी वैज्ञानिक खोज को ले लीजिए, ठीक है, एक सिंबल के रूप में उसको यहाँ पे दिखा दिया गया। उसके बाद है देवी देवता का चित्र, देवी देवता हो गया। इसके साथ साथ हो जाएगा आपको स्वास्तिक का चित्र। स्वास्तिक का चित्र देखिए आज भी, ठीक है, खासकर द्वार पे बनता ही बनता है, चौखटों पे बनता हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दीप का चित्र, दीप का चित्र। तो देख पा रहे हैं पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं आप लोग कहीं न कहीं अपने घरों से को रिलेट कर रहे होंगे कि ये सारा चीज़ तो आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। इसके अलावा देखेंगे तो आर्यन का खासकर जब, ठीक है, अविवाहित जब लड़कियों का, ध्यान रखिएगा, अविवाहित लड़कियों को जब पूजा जाता है, अविवाहित लड़कियों को जब पूजा जाता है, ठीक है, तुलसी पूजा के माध्यम से, तुलसी पूजा के माध्यम से, तो उसमें जो आर्यन का जो शेप होता है या तो ट्रिगोनोमेट्रिक होता है या फिर उसमें देखेंगे, ठीक है, तो आयताकार होता है, रेक्टेंगल, ठीक है, आयताकार होता है। तो त्रिकोणमिति माने तिकोना होता है, ठीक है, त्रिकोणात्मक या फिर आयताकार होता है, इसे भी आपको मेंशन करना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषताओं को लेके कि आखिर इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। तो अगला हेडिंग डालना है आपको विशेषताएं। अब तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें जो चित्रकारी जो चित्रकारों के द्वारा किया जाता है वो हाथ की, ठीक है, अंगुलियों से किया जाता है। हाथ की अंगुलियों से सबसे अधिक जो प्रयोग इसी का किया जाता है, ठीक है, हाथ की अंगुली हो गया। हाथ की अंगुली के साथ साथ इसमें बांस की कूची का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें कपड़ा लपेटकर
माचिस की तिल्ली का प्रयोग किया जाता है, माचिस की तिल्ली सबका प्रयोग किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि रंग ये लोग बनाते कैसे हैं। तो शुरुआती तौर पे देखेंगे तो इसमें बहुतायत मात्रा में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता था। अब सोचिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जा रहा है, कितना लोग प्रकृति के ठीक है निकट था। और बड़ा मज़े की बात है, प्राकृतिक रंगों का जब ये लोग प्रयोग करता था तो देखिए कैसे लोग प्रयोग कर रहे हैं। जैसे काला रंग, काला रंग ये लोग ठीक है बनाने के लिए क्या करता था, तो काजल का प्रयोग करता था, काजल, ठीक है। पीला रंग बनाने के लिए ये लोग हल्दी का प्रयोग करता था, हल्दी। वैसे ही यहाँ पे नारंगी रंग बनाने के लिए पलाश का फूल, पलाश का ठीक है फूल का प्रयोग करता था। हरा रंग बनाने के लिए, हरा रंग बनाने के लिए इसमें पत्तों का प्रयोग किया जाता था, पत्तों का। नारंगी रंग बनाने के लिए पलाश का फूल हो गया, या फिर ठीक है नारंगी नहीं कहेंगे इसको, ठीक है हाँ ठीक है नारंगी पलाश का फूल, ठीक है। एक और आता है इसमें लाल रंग, ध्यान रखिएगा लाल रंग, मैं इसी में कंफ्यूज कर रहा था। लाल रंग बनाने के लिए ठीक है ध्यान रखिएगा इसमें कुसुम या शहतूत का फूल, कुसुम का फूल होता है या फिर शहतूत का जो बीज होता है छोटा छोटा, ठीक है उसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा सफ़ेद रंग को बनाना सबसे आसान है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं। चावल से, चावल को पीस कर ठीक है इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज वर्तमान में देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो फिर एक ठीक है जो भी वर्तमान में कृत्रिम रंगों का, ठीक है प्राकृतिक तो पहले किया जाता था, वर्तमान में कृत्रिम रंगों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेषताओं की और बात करें तो इसमें 90% जो महिलाएं ही शामिल हैं, तो महिलाओं को यहाँ पे भारी मात्रा में रोजगार मिल रहा है, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इसमें हम लोग चित्रों की बात करें तो जो भी चित्र बनाया जाता है वो सांकेतिक महत्व का ही होता है, और सांकेतिक महत्व को ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जैसे कि अगर ये लोग मछली का चित्र अगर बना रहा है, मछली का चित्र ठीक है ये लोग बना रहा है, तो मछली किसका प्रतीक होता है, सौभाग्य का, सौभाग्य का और जनन का। चूँकि मछलियों में ठीक है जनन बड़ी तेज़ी से होती है, ठीक है बड़ी तेज़ी से उनका ठीक है बच्चा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जनन का प्रतीक होता है। यही थी कुछ यहाँ पे विशेषताएं। इसके अलावा कुछ और विशेषताओं को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें दोहरी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है, अगले स्लाइड में डाल देता हूँ, ठीक है यहाँ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इमेज में समझ में नहीं आएगा, तो देखते चलिए। विशेषता में ही दोहरी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है, दोहरी पंक्ति का प्रयोग, दोहरी पंक्ति का प्रयोग जब किया जाता है तो इसमें गहरे रंग डाला जाता है, गहरे रंग बॉर्डर के रूप में आप समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा बॉर्डर के रूप में समझ सकते हैं। यही जो बॉर्डर था पटना कलम चित्रकारी में हम लोगों ने नहीं देखा हुआ था, बैकग्राउंड नहीं था, जिसकी वजह से उसकी आलोचना भी हुई थी। अब सपोज करिए कोई भी लोग चित्र इस टाइप का बना रहा है, तो जो भी इसका ठीक है बॉर्डर के रूप में यहाँ पे दोहरी पंक्ति एकदम कॉन्ट्रास्ट, ठीक है जाकि दूर से ही दिख जाए, वैसे चीज़ों की इसमें ठीक है भरा जाता था। अब सपोज करिए यहाँ पे किसी भी देवी देवताओं का चित्र अगर बनाया जा रहा है, बीच में अगर यहाँ पे गैप हो गया, तो इस गैप को भरने के लिए, गैप को भरने के लिए ये लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है गैप को भरने के लिए पुष्प का, फूलों का प्रयोग करता है, ठीक है बहुत सारा फूलों का प्रयोग हो जाएगा, जीव जंतुओं का प्रयोग हो जाएगा, जंतुओं का, वृक्षों का, ठीक है सारी चीज़ों का प्रयोग करेगा। लेकिन फिर भी इसमें एक कमी दिखाई देती है कि इसमें शैडो आपको दिखाई नहीं देगा, शैडो छाया आपको दिखाई नहीं देगा, और जब छाया दिखाई नहीं देगा तो 2 डायमेंशनल में ये फिगर होगा, ठीक है 3D देखते होंगे आप लोग चश्मा लगा के, तो उसमें शैडो की वजह से ठीक है जो उसमें एक उभरकार जो भाग दिखता है, लगता है कि पूरी तरीके से 3 डायमेंशनल में, लेकिन जैसे आप लोग चश्मा उतारते होंगे वो शैडो दिखता है रेडिश कलर का, ठीक है। 2007 में इसको जीआई टैग यहाँ पे दिया गया था। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो किसी ठीक है भौगोलिक विशेष पे जो भी चीज़ें बन रही है, उत्पादित हो रही है, वहाँ पे उसकी ठीक है क्वालिटी को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देता है,
ठीक है, तो यहाँ पे इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना अधिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ों को यहाँ पे अगर हम लोग देख लें विशेषताओं के अंतर्गत, तो इसमें वनों की कटाई को बहुत अधिक रोक मिला है। ध्यान रखिएगा, वनों की कटाई को लेके, क्योंकि वनों की कटाई को रोक इसीलिए मिला है, तो जो भी यहाँ पे देवी और देवताओं का, ध्यान रखिएगा, देवी और देवताओं का जो अंकन किया जाता है ये पेड़ पौधों में किया जाता है, पेड़ पौधों में किया जाता है। तो वहाँ पे जब इस मैंने इसको जब दिखाया जाता है कि देखो देवी देवताओं को चित्र बना है और उसी पेड़ पौधे को काट रहे हो, तो लोगों में जो भी आस्था है भगवान के खिलाफ, उनसे पंगा कौन लेगा। तो वनों की कटाई में ठीक है एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहा है। अब इसमें बात करते हैं हम लोग प्रमुख कलाकारों की। बिल्कुल फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखते चल रहे हैं एक एक चीज़ों को। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकारों में सबसे पहले आप लोगों ने नाम यहाँ पे देख दिया है, ठीक है, मतलब देख लिया है आप लोगों ने, ठीक है। रांथी गांव की जगदम्बा देवी, रांथी गांव की जगदम्बा, नाम ही है जगदम्बा, ठीक है, जगदम्बा देवी, जिनको 1970 के दशक में 1970 के दशक में पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला हुआ था, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था। उसके बाद टाइम पीरियड आता है लगभग 1984 का। 1984 के दौर में वहीं जो जितबारपुर की जो, ठीक है, महिला थी जिनका नाम था सीता देवी, सब मैंने पीछे कराया हुआ था, सीता देवी, इनको मिला पद्मश्री, पद्मश्री पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला। और पद्मश्री तक ये सीमित नहीं रही, इनको बिहार सरकार के द्वारा बिहार रत्न भी प्रदान किया गया। अब बिहार रत्न को लेकर पूछ सकता है। इसके अलावा इनको शिल्प गुरु का भी पद दिया गया, शिल्प गुरु का भी, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया। आगे चल के देखेंगे तो 2011 में पद्मश्री दिया गया महासुंदरी देवी को, महासुंदरी देवी को सब पद्मश्री मिल रहा है। उसके बाद 2017 में देखेंगे तो बउआ देवी को, नाम ही है बउआ देवी, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, दिया गया। और बड़े मज़े की बात, जब मोदी के द्वारा, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जब 2016 में जर्मनी की जब यात्रा किया जाएगा, तो जर्मनी में एक, ठीक है, शहर है जिसका नाम है हनोवर शहर। हनोवर शहर के जो मेयर थे, क्योंकि वहाँ पे मेयर का कॉन्सेप्ट बहुत अधिक चलता है, अब तो खैर, ठीक है, भारत में भी बहुत अच्छा खासा रोल बढ़ता जा रहा है। मेयर को, ठीक है, मोदी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी बउआ देवी की पेंटिंग भेंट की गई, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे इनोवेटिव चीज़, कुछ नया वाला चीज़ ऐसे समय में, ठीक है, भेंट किया जाता है अपने अपने खासकर जो भी सांस्कृतिक गतिविधियों को दिखाने के लिए, अलग अलग इनोवेटिव जो आइडिया होते हैं उसको यहाँ पे दिखाने के लिए। अब फाइनली आपको यहाँ पे बताना है, ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष के रूप में क्या करना है आपको। अब निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष, ठीक है, तो निष्कर्ष में आपको यही बताना है कि देखिए हजारों साल से ये चित्र हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद थी, ठीक है, जो आज भी किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही है। तो शुरुआत यहाँ पे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही होगा, अपने स्तर से भी आप कुछ नयापन यहाँ पे सोच सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। हजारों सालों से एक जो चित्रात्मक जो अभिव्यक्ति है उसको अभी तेज़ी से क्या हो रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। जितना पहले नहीं मिला अब उसको अधिक मिल रहा है। और यकीन मानिए जो भी, ठीक है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, या फिर जो भी इस चित्रकला से यहाँ पे लगा हुआ है, उनको हर हाल में देखेंगे तो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशली हो, कल्चरल हो, इन सारे ही गतिविधियों से ना सिर्फ अवगत करा रहा है, ठीक है, ना सिर्फ यहाँ पे आईना दिखा रहा है, बल्कि देखेंगे तो वर्तमान में इसको कमर्शलाइज यहाँ पे करने से हर जगह देखेंगे ना, साड़ी हो गया, साड़ी में देखिए इसका चित्र बना होता है, चूड़ी में बना रहता है, ठीक है, कपड़ा में बहुत सारा जो कपड़ा होता है, कपड़ा में तो खैर साड़ी भी आ जाएगा, पर्दा भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सारे ही जगहों पे देखेंगे तो इसका आपको चित्र, ठीक है, देखने के लिए मिल जाएगा, जो किसी न किसी रूप में देखेंगे तो वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक दिखाई देती है। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए अभी हो क्या रहा है, वर्तमान में चूँकि इस पेंटिंग की डिमांड बहुत अधिक हो चुकी है,
डिमांड अधिक हो चुकी है, ठीक है, और सप्लाई पूरी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, नहीं हो पा रही है, हो रही है लेकिन उतना नहीं डिमांड के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से इसका मूल्य बढ़ता जा रहा है, मूल्य बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या यही है, अगर मूल्य बढ़ रहा है तो किसी भी कलाकार के लिए उसकी मतलब खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जो गैर सरकारी संगठन हो गया या फिर सरकार के द्वारा इसके प्राइस को रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या का कारण है। अगर रेगुलेट कर दिया जाएगा, अगर इसमें जो मुनाफा होगा वो कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ये पेंटिंग हाशिए पे चला जाएगा। क्योंकि वर्तमान में कोई भी काम अगर जिसमें बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो कोई कलाकार उसको करना यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर ऐसा होगा तो पुनः ये जो मिथिला पेंटिंग है क्षेत्रीय स्तर पे सिमट के रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको नसीहत भी दे के चलना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है मिथिला पेंटिंग के लिए, मधुबनी चित्रकला के लिए। आई होप, ठीक है, आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो आप लोग नीचे, ठीक है, अपना फीडबैक देते रहें। फीडबैक देने से क्या पता चलता है कि अगर इस पैटर्न पे जिस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इससे ही और भी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि पढ़ाई का सबसे जो बेस्ट माध्यम होता है, देखिए, यही होता है। समय लगता है लेकिन चीज़ें एक बार में कवर हो जाती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।